नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सांख्य कारिका पर हम विचार कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने सांख्य कारिका के आधार पर मोक्ष का स्वरूप क्या है और उस मोक्ष का उपाय क्या है उस पर चर्चा की। उस उपाय के संदर्भ में ही आपकी कारिका में आया था कि जो मोक्ष का या दुख की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का जो उपाय है वो आपका ज्ञान, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो वहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त इस प्रकृति के स्वरूप की चर्चा की थी। तो अगली जो कारिका है आपकी तीसरी कारिका, उस कारिका के अंतर्गत प्रकृति के स्वरूप को और विस्तार से आपका बताया जा रहा है। तो कारिका है आपकी मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। तो यहाँ पे जो 25 तत्व हैं आपके सांख्य के अनुसार, उन सब 25 तत्वों को प्रकृति और विकृति इन दो आधारों पर इनको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो इस कारिका को समझने से पहले हमें दो शब्दों को विचार करना पड़ेगा। एक शब्द है आपका प्रकृति और दूसरा शब्द है आपका विकृति। ये शब्द यदि आपको स्पष्ट हो जाएंगे तो फिर कारिका का जो विषय है आप उसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। प्रकृति को हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं जिससे कोई पदार्थ उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रकृति। जिससे उत्पन्न होगा वो प्रकृति कहलाएगा। और जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है आपका उसको हम कहेंगे विकृति। तो अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो प्रकृति आपका एक प्रकार से कारण है और विकृति क्या है, उस कारण से उत्पन्न होने वाला आपका कार्य है। इस आधार पर ही प्रकृति और विकृति को देखा जाता है। जैसे उदाहरण के संदर्भ में हम देखें, दूध है आपका और दही है। तो दही उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ? दूध से। तो दही रूपी कार्य की अपेक्षा से जो दूध है वो उस दही की क्या कहलाएगी? प्रकृति कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और विकृति जो शब्द है वो सापेक्ष है। एक जो प्रकृति है वो किसी अन्य की अपेक्षा से है और वही पदार्थ यदि किसी दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो वो विकृति भी हो सकता है। आगे जब हम उदाहरण पढ़ेंगे आपके यहाँ पर महदादी के बारे में तब आपको ये पार्ट ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि दूध को हम प्रकृति कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि वो दही की अपेक्षा से प्रकृति है। और दही को जब हम विकृति कह रहे हैं तो किसकी अपेक्षा से है? दूध की अपेक्षा से। तो दूध से ही वो दही बनी है, इसलिए दूध और दही में प्रकृति और विकृति भाव है। ऐसे ही मिट्टी और घड़ा आप देख सकते हैं। मिट्टी हो गया आपका और घड़ा। तो घड़ा क्या है आपका? मिट्टी से बना है। तो जिससे बना है वो आपका जो रॉ मटेरियल है आपका उसको हम प्रकृति कहेंगे और जो बनने वाला पदार्थ है आपका उसको हम कहेंगे विकृति। या तो कहें कि मिट्टी कारण है और उससे बनने वाला जो घड़ा है वो आपका कार्य है। तो इस आधार पे हम प्रकृति और विकृति शब्द को समझा। अब आप देखते हैं कारिका के आधार पर। कारिका में कहा है मूल प्रकृति ही अविकृति ही। दोनों में प्रथमा विभक्ति है आपकी। तो मूल प्रकृति के बारे में क्या कहा, उसकी विशेषता रखी यहाँ पर कि मूल प्रकृति आपकी अविकृति है। तो अविकृति को तो हम समझेंगे ही, वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले जो मूल प्रकृति शब्द है इसको देखिएगा। प्रकृति शब्द को तो हमने देख ही लिया। प्रकृति यहाँ पे देखा हमने, जिससे कोई पदार्थ उत्पन्न होता है उसको हम प्रकृति कहेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पे मूल शब्द का प्रयोग किया है। उसका क्या अभिप्राय है? जैसे सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उनमें कारण कार्य भाव है। जैसे दही था, दही का कारण क्या है? दूध हो गया। दही से हमने मक्खन निकाल दिया तो पूछे मक्खन का कारण क्या है? दही है। यदि इस कारण श्रृंखला में आप देखें, मक्खन का कारण दही, दही का कारण दूध, फिर दूध का कारण कुछ और होगा। क्योंकि ये जो प्रकृतियां यहाँ पर बताई गई हैं ये आपकी मूल प्रकृतियां नहीं है। इनकी भी कोई ना कोई एक प्रकृति होगी, इसकी भी कोई प्रकृति होगी। ये जो पदार्थ आएगा जिससे दूध बना है उसकी भी कोई प्रकृति होगी। यदि ऐसे ही प्रकृति की कारण श्रृंखला में आप जाते जाएं तो एक पदार्थ ऐसा आएगा जिसकी अपनी कोई प्रकृति नहीं होगी। वो आपका स्टार्टिंग पार्ट होगा जहां से आपकी ये उत्पत्ति प्रारंभ होती है। इसलिए प्रकृतियों का जो मूल है, प्रकृति मतलब जो भी कारण है, जिन जिन पदार्थों को आप कारण के रूप को देख सकते हो, फिर उनका कारण, फिर उनका कारण,
ऐसे कारण कारण में जाते हुए जो मूल कारण है, इसलिए यहाँ पर मूल प्रकृति कहा है। इस मूल शब्द से ही पता लगता है कि इससे पहले कुछ नहीं होगा जिससे ये बना होगा। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो दही था आपका और दूध था, तो दूध प्रकृति थी दही की, लेकिन दूध को मूल प्रकृति नहीं कह सकते कि इससे पहले कुछ ना हो, अर्थात ये दूध किसी से उत्पन्न ना हुआ हो। दूध भी उत्पन्न होता है, उससे जो पदार्थ हुआ वो भी उत्पन्न होता है, अर्थात उनकी भी कोई ना कोई प्रकृति है। तो उन सब पार्ट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या विशेषण आपका प्रयोग किया, आपका मूल प्रकृति, मूलाचासौ प्रकृतिश्च, कि ऐसी प्रकृति जिसकी अपनी कोई नहीं है वो मूल प्रकृति आपकी कहलाएगी। ये शब्द आपको स्पष्ट हुआ। फिर आगे कहा कि मूल प्रकृति कैसी, वो अविकृति। तो विकृति शब्द हमने समझा ही था। विकृति का क्या है, जो उत्पन्न होता है उसको हम विकृति कहेंगे, और उसी में नई तत्पुरुष समास आप कर दीजिए कि जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो अविकृति। मतलब मूल प्रकृति कैसी है, जो किसी का विकार नहीं है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसी कारण से मूल प्रकृति को क्या कहा जाता है, अविकृति कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पार्ट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो जो पीजीटी हो चाहे नेट की हो। पहले मैं समझा दूं, फिर हम तथ्यात्मक भाग पे चर्चा करेंगे। पहला पार्ट हो गया। फिर महद आदि के बारे में कहा कि महद आदि जो 7 हैं वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। अब इन सबको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, उस चार्ट को आप देखिएगा। पहले मूल प्रकृति के बारे में हमने कहा, उसकी क्या विशेषता है आपकी, वो अविकृति है। फिर उसके बाद में मूल प्रकृति से अहंकार महत बनता है। महत कहते हैं आपकी बुद्धि को, बुद्धि को ही महत कहा जाता है। उस महत से क्या बनेगा, अहंकार बनेगा। उस अहंकार से क्या 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। अहंकार से 5 तन्मात्राएं भी, ये जो एरो के निशान लगाए गए हैं उससे आप समझ सकते हैं। अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनेंगी, 5 कर्मेंद्रियां बनेंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां बनेंगी और एक आपका मन बनेगा। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ 16 के 16 ये किससे उत्पन्न होते हैं, आपके अहंकार से। फिर 5 तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है, आपके 5 महाभूत। ये तो उत्पत्ति क्रम हुआ, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है आपका वो उत्पत्ति क्रम के अलावा यहाँ पर कौन प्रकृति है कौन विकृति है, इसको बताना भी मुख्य रूप से यहाँ पर फोकस है। तो मूल प्रकृति को तो हमने देखा कि वो अविकृति है। फिर जो 7 है, महत, अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये ब्लू कलर का आपका लाइट ब्लू में ये जो आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को आपको देखना है। ये 7 हो गए, 5 ये हो गए, 6 और 7, इनको प्रकृति भी कहा जाता है और विकृति भी। अर्थात इनमें 2 क्वालिटीज हैं। तो प्रकृति मतलब किस लिए कहा जाता है कि ये किसी न किसी को उत्पन्न भी करती हैं, तो इसलिए प्रकृति कहा है। और विकृति किस लिए कहा है आपका कि ये स्वयं किसी से उत्पन्न भी होते हैं, इस कारण से विकृति कहा है। जैसे हम वेरीफाई करें इनको, देखिएगा। महत क्या है, वो विकृति है क्योंकि वो किसी से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ, आपका मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण इसको हमने क्या कहा, विकृति कहा। और ये प्रकृति भी है, अर्थात किसी को उत्पन्न भी करता है। तो ये किसको उत्पन्न करता है, अहंकार को। तो दो आधार पर एक आधार पर तो ये बना विकृति और इस आधार पे क्या बना, ये प्रकृति। इसलिए कहा है कि ये महत क्या है, ये प्रकृति भी है विकृति भी। ऐसी अहंकार के संदर्भ में देखें, अहंकार किसी से उत्पन्न हुआ है, महत से, इस कारण से ये क्या है, विकृति है। और इस अहंकार से कुछ उत्पन्न भी होगा, अर्थात ये कुछ उत्पन्न करेगा। किसको उत्पन्न करेगा, 16 तत्वों को, अर्थात 5 तन्मात्राएं आदि आदि और जो पदार्थ हैं। इस कारण से अहंकार को प्रकृति भी कहा है। इसमें दोनों एट्रीब्यूट्स हो गए, आपकी क्वालिटीज हो गई। 5 तन्मात्राओं के संदर्भ में देखिएगा, आपका ये अहंकार से उत्पन्न होती हैं, इस कारण से इनको विकृति कहा। और ये आगे 5 महाभूतों को उत्पन्न करेंगी, इस कारण से इनको प्रकृति कहा। तो ये 7 पदार्थ आपके ऐसे हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों कहलाएंगे। तो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, परीक्षा में ये पूछ सकते हैं आपसे कि सांख्य के अनुसार अविकृति किसे कहा गया है, ये पूछ लिया। या इस तरफ से पूछ लेंगे कि सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति को क्या कहा गया है, अविकृति। दोनों ही आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। इधर से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि सांख्य कारिका के अनुसार प्रकृति और विकृति कितने हैं, संख्या पूछ सकते हैं, 7 हो जाएगा। या उन 7 के नाम पूछ सकते हैं आपसे, कौन कौन से, इनकी ग्रुपिंग आ जाएगी आपकी। तो उसमें महत अर्थात बुद्धि आ जाएगा, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये पूछा जा सकता है।
या पूछेंगे निम्न में से कौन प्रकृति और विकृति दोनों है या दोनों नहीं है। तो आपके जो गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको देखना पड़ेगा, यदि प्रकृति विकृति है तो ऐसा पूछा है तो ये इन सातों में से कोई मिलेगा, ये नहीं है तो इनसे अलग आपको वहां पर चूज करना पड़ेगा। बस फैक्ट आपको याद हो, आप प्रश्न आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट आपका बताया कि ये जो 16 पदार्थ षोडकस्तु विकार, कि जो 16 का ये ग्रुप है जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये 16 को केवल विकार कहा है। तो विकार अभिप्राय मतलब केवल विकृति कहा है इनको, ये प्रकृति नहीं है। तो इसी शब्द से हमें पता लगता है कि ये स्वयं किसी से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन किसी को उत्पन्न आगे नहीं करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एंड प्रोडक्ट हैं। अब ये आगे इसके आधार मतलब इन पदार्थों से आगे अब और कुछ उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इन 16 पदार्थों को केवल विकृति कहा है। जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं आपकी, ये आगे किसी को उत्पन्न नहीं कर रही। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे भी आगे कुछ उत्पन्न नहीं होगा। मन है, मन से भी आगे कुछ उत्पन्न नहीं होगा। और ऐसे ही 5 महाभूतों से भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये स्वयं उत्पन्न हुई हैं। किस किस से उत्पन्न हुई है? ये जो आपकी 11 आपके दिख रही हैं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, मन हो, ये अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। और जो 5 महाभूत हैं आपके, वो 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से इनको केवल विकृति कहा। तो इस आधार पर आपकी कारिका जो थी, फिर देखिए ऊपर से आपकी कारिका में कि षोडशकस्तु विकारः। षोडशकः मतलब आपका जो 16 है आपके, वे तू मतलब तो विकार एव, वो विकार ही है। तो तू को यहाँ एव अर्थ में भी मान सकते हैं आपको, या सिंपल ऐसे भी मान सकते हैं। वे केवल विकार है, अर्थात क्या नहीं है, वे प्रकृति नहीं है। फिर अंत में कहा पुरुष के बारे में कि पुरुष क्या है, न प्रकृति ही, वो प्रकृति भी नहीं है, और न विकृति ही, वो विकृति भी नहीं है। तो अर्थात अभिप्राय क्या होगा कि जो पुरुष है वो न तो स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो विकृति नहीं है, और न ही वो किसी को उत्पन्न करता है इसलिए वो प्रकृति भी नहीं है। वही मैंने यहाँ पे लिखा आपका कि जो पुरुष है आपका वो न प्रकृति है और न विकृति है। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। इसमें ये थोड़ा सा अब विचार करने वाला पार्ट हम देखें। विचार ये है कि पुरुष आपका उत्पन्न करता है। जैसे आगे कारिका आएगी आपकी कि पुरुष के प्रकाश के कारण से प्रकृति के समत्व की हानि होती है, उसमें हलचल शुरू हो जाती है, और हलचल होने से प्रकृति में उत्पत्ति प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर उत्पत्ति का जो पार्ट देखा जा रहा है वो उपादान कारण के रूप में देखते हैं। उपादान कारण, यहाँ पे प्रकृति का जो पार्ट है आपका, वो प्रकृति तब कहलाएगा जब वो उपादान कारण के रूप में हो, या सिंपल भाषा में आप कहना चाहिए वो कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल, जिससे वो पदार्थ बनेगा। जो पुरुष वहां पर उस प्रकृति की उत्पत्ति में कारण बनता है वो निमित्त कारण है, जिसके प्रकाश पड़ता है, जिस प्रकाश के प्रभाव से वो जड़ जो प्रकृति थी चेतनवत प्रतिभासित होती है और उसमें आपकी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो वो जो कारणत्व बना है पुरुष का वहां पे, वो उपादान कारणत्व नहीं है, वो निमित्त कारणत्व है, इसलिए कोई दोष आपका उत्पन्न नहीं होता है। तो एक तो ये प्रकृति विकृति के आधार पर हमने समझा। दूसरा, आपको उत्पत्ति क्रम भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए, किससे क्या उत्पन्न हुआ। मूल प्रकृति से महत है, महत से अहंकार है, अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्राएं मतलब 5 के जोड़े आ गए। 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गया। 5 महाभूत वाला जो पार्ट उसको हटा देना है, और उसके साथ में एक आपका आ गया मन। फिर 5 तन्मात्राओं से क्या होते हैं, महाभूत, 5 महाभूत उत्पन्न होंगे। और यदि इसमें कठिन प्रश्न करते हैं तो और क्या पूछा जा सकता है, ये 5 तन्मात्राओं को अलग अलग करके दे देंगे। क्या पूछ लेंगे कि गंध तन्मात्रा से किस महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो गंध तन्मात्रा किसकी उत्पत्ति करेगी, पृथ्वी की, क्योंकि 5 महाभूतों के नाम आपको पता ही है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और उन महाभूतों को आप देखो तो उनका क्या क्या होगा, जैसे पृथ्वी हो गया, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी के लिए कौन सी तन्मात्रा आपकी, गंध तन्मात्रा। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति। जल की किससे है, रस तन्मात्रा से। अग्नि की किससे है, रूप तन्मात्रा से। वायु की है स्पर्श तन्मात्रा से। और आकाश की आपकी शब्द तन्मात्रा से। यहाँ तो सिंपल बस 5 तन्मात्राएं लिखी है। अगर कठिन प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर से अलग करके पूछ सकते हैं कि स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है, या इधर से कि जल की महाभूत की उत्पत्ति किस तन्मात्रा से होती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है।
इसी प्रकार का विषय यदि हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन भी हम कर लेते हैं, योग सूत्र में भी आता है। योग सूत्र के साधन पाद में आपका एक सूत्र आता, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परमाणि। वहां पर आपके जब दृश्य का विभाजन करते हैं तो दृश्य को विभाजित करके प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगपवर्गार्थम दृश्यम, पहले दृश्य को डिफाइन किया, फिर उस दृश्य के डिवीजन बताए, उसको गुण कहा, और गुणों के कितने डिवीजन बताए, 4। उस आधार पे हमने देखा वहां पे कि जो मूल प्रकृति थी आपकी उसको क्या कहा था, अलिंग कहा था। ये कुछ वर्ड है आप ध्यान रख सकते हैं। जो महत था उसको क्या कहा था, लिंग, ये लिंग हो गया आपका। और जो आपके ये थे, अहंकार हो गया, 5 तन्मात्राएं हो गई आपकी, ये जो 6 पदार्थ थे आपके, इनको कहा था उन्होंने अविशेष। और जो एंड प्रोडक्ट में 16 पदार्थ हैं आपके, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और 5 महाभूत, उनको कहा उन्होंने विशेष। इसी प्रकार की शब्दावली आपकी सांख्य कारिका में आगे भी की गई है, विशेष और अविशेष की। तो वहां पर भी आपको यही समझना चाहिए कि अविशेष मतलब आपकी तन्मात्राएं आदि, और साथ में लेना चाहो तो अहंकार ले सकते हैं योग सूत्र के प्रमाण के आधार पे, और विशेष में आपके जो ये 16 पदार्थ हैं वे लिए जा सकते हैं। तो ये कंपैरिजन आपका है, भाव वही है कि नाम अलग अलग है, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमने प्रकृति के विकृति के स्वरूप को समझा, कौन कौन प्रकृति है, कौन विकृति है, कौन अविकृति है, कौन है जो दोनों नहीं है। आप इसको अच्छे से देख के रखिएगा, इसमें काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में इतना रखेंगे। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है समझने में, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम अगली कक्षा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओम शम।